गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं लेके आया हूँ जीव जनन कैसे करते हैं। बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इस पार्ट से 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। पूरे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर करके आया हूँ एक ही वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा जीव जनन कैसे करते हैं। लास्ट में आप देखेंगे इस पार्ट से MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको मैं सॉल्व करके आप लोगों के बीच लाया हूं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जीव जनन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे कुछ इमेज दिख रही होगी। ये इमेज बहुत सारी जो यहाँ पे क्या है, चिड़िया है और इसके साथ साथ ये छोटी छोटी चिड़िया भी दिख रही होगी। तो जो रिप्रोडक्शन है क्या है, ये क्या है, जैविक प्रक्रिया है जिससे कि हमारा जो जीवों का जो अस्तित्व है वो बना रहता है। इसका मेन कारण है जनन। तो जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है, किसी भी जीव जाति का अस्तित्व बने रहता है, अस्तित्व बने रहता है। ठीक है, तो इसमें ये हमको ध्यान रखना है कि जनन क्या है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी भी जीवधारी का अस्तित्व बना रहता है। तो हम लोगों ने देखा है कि प्रत्येक जीवधारी अपने जैसी संतति उत्पन्न कर रहा है। आप लोगों ने देखा कि कुत्ते का बच्चा कुत्ता पैदा हो रहा है, बकरी का बच्चा बकरी हो रहा है, इंसान का बच्चा इंसान। ऐसे ही न जाने कितने पेड़ पौधे हैं जो कि लाखों प्रकार की वैरायटी है। और इन लाखों प्रकार की जो वैरायटीज हैं उसमें हर कोई प्रजाति जो है अपना अस्तित्व बचाए रखती है, क्योंकि प्रत्येक प्रजाति जो है अपने जैसी संतति को उत्पन्न रखने की क्षमता रखती है। तो जो जनन है, जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक है लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। दूसरा है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का जो है जनन होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो यहाँ पर एक इमेज आपको दिख रही होगी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें क्या है, नर और मादा ये अलग अलग होते हैं, तथा अलैंगिक जनन में नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं। अर्थात एक ही जीवधारी से नए जीव बनते हैं। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को हमने इस तरह से समझना है। तो ये स्लाइड में आप लोगों को दिखा होगा कि जो लैंगिक जनन है और अलैंगिक जनन है, अब बात करते हैं हम लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन, उससे पहले देख लेते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी बताया गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जनन में नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो यह रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है, एक ही जीव के द्वारा अपने जैसी आइडेंटिकल संतति उत्पन्न की जाती है, या अपने ही जैसा जीव उत्पन्न किया जाता है। और इसमें सिर्फ एक सिंगल जनक होता है, यानी कि इसमें नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं। अब है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अलैंगिक जनन के प्रकार। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है फिजन, यानी कि खंडीभवन या खंडन। ठीक है, खंडीभवन पहला अलैंगिक जनन का जो उदाहरण है वह है फिजन। ठीक है, तो फिजन की बात इसके बाद करते हैं। दूसरा क्या होता है, फ्रेज। इसमें सबसे पहले वाला जो फिजन है इसको हम कहते हैं विखंडन, विखंडन। ठीक है, दूसरा खंडीभवन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तीसरा मुकुलन,
बडिंग, चौथा प्रोपागेशन, प्रोपागेशन, ठीक है। और पांचवा है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणुओं का बनना, फॉर्मेशन, बीजाणुओं का बनना। तो ये मुख्य प्रकार है अलैंगिक जनन। किसके? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के, ठीक है। पहला है फीजन या विखंडन, दूसरा है खंडी भवन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है मुकुलन, चौथा है प्रोपागेशन, पांचवा है स्पोर फॉर्मेशन। तो इसको आप जो है इस तरह से याद करेंगे। तो सबसे पहले फिजन की जब हम बात करते हैं तो जो विखंडन है, ठीक है, तो विखंडन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है द्विविखंडन, द्विविखंडन, ठीक है, और दूसरा है बहुविखंडन, बहुविखंडन, दूसरा है बहुविखंडन। तो दो प्रकार का जो है यहाँ पर फिजन दिखाया गया है। तो सबसे पहले आता है बाइनरी फिजन पे। तो बाइनरी फिजन पे क्या होता है, एक जो पेरेंट होता है यहाँ दो अलग अलग डॉटर्स सेल्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। एक जनक से दो संतति उत्पन्न होना, इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये यहाँ पे अमीबा है, ठीक है। लीशमानिया में ये प्रोसेस होती है, अमीबा में होती है, और प्रोटोजोअन्स में, अन्य प्रोटोजोअन्स में होती है। ये न्यूक्लियस है, ये धीरे धीरे दो भागों में डिवाइड होता है और अंततः टू डॉटर सेल्स का निर्माण इसमें होता है। तो इसको हम बाइनरी फिजन, तो इस डायग्राम को आप लोग बना लेंगे। परीक्षा में कई बार 2 नंबर में आ जाता है कि अमीबा में द्विविखंडन का डायग्राम बनाइए या किस प्रकार से होता है। तो इसमें सेल का जो डिवीजन है वो इस प्रकार से होता है। इस पर अब आगे हम चलते हैं, तो आगे हम बात करते हैं किसकी, आगे मल्टीपल फिजन की, यानी कि बहुविखंडन, ठीक है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि एक सिंगल सेल होती है, इसमें न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है इसमें। तो इसमें ये न्यूक्लियस है, ये बहुत सारे इसमें पहले क्या बनते हैं, न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है। और बाद में ये यहाँ से क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, और बाद में क्या है, बहुत सारे क्या बन जाते हैं, बहुत सारी सेल यहाँ पे डेवलप हो जाती है। तो एक कोशिका स्प्लिट करती है बहुत सारी डॉटर सेल्स में, तो इसको मल्टीपल फ्यूजन कहा जाता है, इसे मल्टीपल फ्यूजन कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से इनको पॉइंट वाइज आप याद करेंगे। अब है खंडी भवन यानी कि फ्रेगमेंटेशन। तो खंडी भवन में आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक क्या है, हमारे पास कोई जीव है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए स्पाइरोगायरा है। इसका अगर हम बीच से ये पार्ट निकाल देते हैं तो ये वाला पार्ट अलग स्पाइरोगायरा बनाएगा और ये वाला पार्ट अलग स्पाइरोगायरा। तो एक जीव के खंड हुए और इन खंडों से दो नए जीव बने, इसको हम खंडी भवन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, खंडी भवन कहते हैं। यानी कि अलग अलग फ्रेगमेंट से, यानी कि अलग अलग खंड से अलग अलग जीवों के निर्माण को खंडी भवन कहा जाता है। अब बात करते हैं हम रीजनरेशन की, ठीक है, यानी कि रीजनरेशन ये भी क्या है, अलैंगिक जनन का एक क्या है, महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। इसको हिंदी में कहा जाता है पुनरुद्ध भवन, ठीक है, पुनरुद्ध भवन, ठीक है, रीजनरेशन, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में आपको ये देखना है कि इसमें जो कोई जीवधारी होता है, ऑर्गेनिज्म है, इसके पास एबिलिटी होती है कि यहाँ क्या करेगा, इसका बॉडी का कोई भी पार्ट अगर बच गया, कोई भी पार्ट अगर क्या हो गया, बच गया, तो ये न्यूक्लियस है, माना ये वाला पार्ट इसका बच गया, ठीक है, तो इसी कैल से ये क्या करेगा, नया क्या बना देगा, नया जीव बना देगा। यानी कि एक प्रकार से ये कहें कि रावण की अगर 10 सिर थे, तो 10 के सिर को अगर अलग अलग काट देते हैं तो फिर नए सिर बन जाते थे।
हालांकि इसका वैज्ञानिक प्रमाण तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक प्रकार से ये जो खंडी भवन है, ये जो रीजनरेशन है, इसी प्रकार से हो रहा है। क्योंकि यहाँ से अगर कोई भी पार्ट अगर अलग हो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ वहीं से क्या हो जाता है, नया हेड जनरेट हो जाता है, नया शरीर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो यहाँ से इससे नया जीव बन गया, इस वाले पार्ट से ये जीव बन गया, और इस वाले पार्ट से ये चीज बन गई। तो इसको हम रीजनरेशन कहते हैं। अर्थात रीजनरेशन का मतलब है पुनरुद्भवन। ऐसे जीव, हम अगर ये कहें कि कभी मरते नहीं है, तो बिल्कुल सही जवाब होगा इसमें, क्योंकि शरीर के अलग अलग पार्ट से अलग अलग जीव बन रहे हैं। अब है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यानी कि जो कायिक परिवर्धन है, कायिक परिवर्धन, कायिक परिवर्धन, ये भी क्या है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पूरे प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट, जैसे तना हो गया, पत्ती हो गई, जड़ हो गई, यह एक नए प्लांटलेट में, एक नया जो छोटा पौधा होता है, उसमें क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यह वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है, नेचुरली और आर्टिफिशियली दोनों प्रकार से हो सकता है। टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, यह ट्यूबर्स के रूप में हो सकता है, ठीक है, और र्यूनर के रूप में हो सकता है, राइजोम्स के रूप में हो सकता है, एक बल्ब्स के रूप में हो सकता है। ठीक है, और आर्टिफिशियल प्रोपागेशन में हम क्या करते हैं, किसी प्लांट की क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, और फिर उनको क्या है, रुपाई करते हैं उनकी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर गन्ने की या आलू को अलग अलग भागों में काट करके लगाते हैं, तो यह है। फिर है ग्राफ्टिंग, अगर हमने क्या करा, एक प्लांट को लिया, उसको यहाँ से कट करा, उस पर दूसरा प्लांट क्या है, ग्राफ्ट कर दिया। ठीक है, ये भी क्या है, एक वेजिटेटिव प्रोपागेशन है। इट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल, इट इज टाइप ऑफ एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यह हो गया कायिक परिवर्धन। ठीक है, अब वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या है, ये कटिंग में क्या है, किसी भी हम रूट स्टेम को क्या करेंगे, कंडीशन में उसको क्या करेंगे, उसको कट मारेंगे, और उसको क्या है, एक विशेष कंडीशन में हम उसकी रुपाई कर देंगे। तो इसके बाद क्या होगा, यह धीरे धीरे क्या होगा, नए प्लांट में उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, बनाना है, गुलाब का पौधा होता है, बहुत सारे लोग कटिंग करके लगाते हैं। ठीक है, और गन्ना हो गया। इसी तरह से जो ग्राफ्टिंग है, तो यहाँ पे क्या है, एक प्लांट में दूसरे का ग्राफ्ट लगा दिया गया है। ये क्या है, ये कृत्रिम रूप से हम करते हैं। ठीक है, तो दो प्लांट को मिला के हम एक प्लांट बना सकते हैं। इसके लिए सीडलेस ऑरेंज एंड ग्रेप, सीडलेस जो जिनमें बीज नहीं होता है, इस प्रकार के जो ऑरेंज संतरे और जो अंगूर है, उसका हम इसमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन में काम करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि बीजाणु बनना, बीजाणु निर्माण। ठीक है, बीजाणु निर्माण। तो बीजाणु निर्माण में क्या है, यह क्या करता है कि एक जो प्लांट है, इसके बल्ब में ऊपर ये जो बल्ब दिख रहा है, इसमें क्या है, एक बहुत सारे स्पोर्स इसमें क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हो गए, और कुछ समय बाद ये क्या करता है, यहाँ से ब्लास्ट करता है। ठीक है, और ये बहुत सारे जो स्पोर है, ठीक है, ये कहाँ, ये हवा में निकल जाते हैं या किसी उचित माध्यम में निकल जाते हैं, और जितने भी स्पोर होते हैं, यह एक नए प्लांट को बनाने में सक्षम होते हैं, नए जीव को बनाने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। यहाँ से जब ये ब्लास्ट करता है, तो यहाँ से क्या है, इसको स्पोर कहा जाता है। इस वाले पार्ट को स्पोरेंजियो कहते हैं, और नीचे इसकी क्या है, जड़ें हैं, राइजोइड जिसको कहा जाता है। तो इसका डायग्राम हमने याद रखना, खास करके स्टूडेंट जो बायोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो डायग्राम का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो डायग्राम बनाना ना भूलें। अगर परीक्षा में आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना है, तो 2, 3, 4 नंबर के अगर इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो साथ में एक छोटा सा डायग्राम अनिवार्य रूप से आप लोग बनाएंगे, तो नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और साथ ही बढ़िया से अगर आप लिखते हैं, डायग्राम के साथ लिखते हैं, तो नंबर तो कटने का कोई औचित्य ही नहीं। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
ये रिप्रोडक्शन का महत्वपूर्ण भाग होता है। रिप्रोडक्शन का महत्वपूर्ण प्रकार है वह है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, ठीक है। तो जो लैंगिक जनन है इसमें क्या होता है, एक मेल पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है, फीमेल। यानी कि पेरेंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। पेरेंट क्या होंगे, अलग अलग, ये ध्यान रखना है, अलग अलग होंगे, ठीक है। पेरेंट अलग अलग होंगे। तो अलग अलग पेरेंट जो होंगे तो इसमें जो मेल गैमीट है, ठीक है, और फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, यह आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एक जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो ये एक सिंपल सी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है किसकी, लैंगिक जनन की। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि जैसे हम प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है, ठीक है, जो कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी होता है, वह होता है फ्लोरल पार्ट, यानी कि पुष्प होता है। तो जो पुष्प होता है इसमें क्या होता है, सीपल्स होते हैं, ठीक है, बाह्यदल और पीटल्स होते हैं, दलपुंज, ठीक है। इसमें स्टामेन होता है, पुंकेश्वर होता है, ठीक है, स्त्री केसर होता है जिसको पिस्टिल कहा जाता है, ठीक है, और स्टामेन एंथर और फिलामेंट से बनता है। यानी कि जो पुंकेसर है यह एंथर और फिलामेंट से मिलकर के बनता है, ठीक है, फिलामेंट से मिलकर के बनता है। तो ये हो गया फ्लोरल पार्ट्स में जो मेन इसके पार्ट है, स्त्री केसर कैसे बनता है तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। अब है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की जब तक हम बात करते हैं, पॉलिनेशन परागण, ठीक है। तो परागण क्या होता है, एक फ्लावर है यहाँ पर, इसमें क्या है, पुंकेसर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक पोलन सेक है, परागकोश है, ठीक है। तो परागकोश में क्या होंगे, परागकण होंगे, परागकण। तो यह परागकण, ठीक है, जब कहाँ, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इसी को पोलिनेशन कहा जाता है, परागण कहा जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन्स टू स्टिग्मा, यानी कि जो परागकण है परागकोश से वर्तिकाग्र तक जो पहुंचने की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है पोलिनेशन। क्या कहा जाता है, पोलिनेशन, ठीक है। अब जो परागण है इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। परागण किसके द्वारा हो सकता है, माना एक ही फ्लावर है, इसी में क्या है, स्टिग्मा, यानी कि इसी में क्या है, स्त्री केसर भी है और इसी में अगर पुंकेसर भी, तो क्या होता है, अपने आप इसमें अगर क्या हो रहा है, परागण हो रहा है, तो इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अगर सेम फ्लावर में है तो यह जो परागण है यह क्या होता है, स्वपरागण होता है, ठीक है। लेकिन पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, पोलन रीच द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑन ए डिफरेंट प्लांट। तो जो अलग क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, यह क्या हो रहा है, दूसरे प्लांट के फ्लावर में जब क्या होता है, पोलन यानी कि परागकण पहुंचता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसी को हम परागण कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। और जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है, ठीक है। कीट परागण से हो सकता है, कीटों के द्वारा, कीटों के शरीर में चिपक जाता है और फिर दूसरे फ्लावर तक पहुंचता है, तो उसको कीट परागण। वायु के द्वारा हो रहा है तो वह उसको एरोफिली कहते हैं या वायवीय परागण कहते हैं। जैसे चीड़ का वृक्ष हमारा यहाँ पे क्या है, इसका एग्जाम्पल है। तो अब आने वाले समय में क्या होगा, चीड़ के वृक्ष से बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जो है वायुमंडल में निकल जाते हैं और इस तरह से उसका पॉलिनेशन हवा के द्वारा होता है। अब है डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या है, जो पोलन ट्यूब है, ठीक है, यह क्या करती है, अलोंग स्टाइल एंड रीच एम्ब्रियो सेक, यह क्या करती है, स्टाइल के साथ क्या करती है, एम्ब्रियो सेक में पहुंचती है। वन मेल गैमिट ऑफ पोलन फ्यूजेज विद एग सेल एंड फॉर्म जाइगेट। तो एक गैमिट किसके साथ मिलता है, एक ओवम के साथ मिलता है। किसके साथ मिलता है, ओवम, और क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है, जाइगोट। अदर मेल गैमिट फ्यूजेज विद पोलर न्यूक्ली एंड फॉर्म्स इंडोप्लाज्म।
और इस तरह से क्या है, एम्ब्रियो, द ग्रोथ ऑफ द जाइगोट, जाइगोट फिर किसमें डेवलप होता है, जाइगोट डेवलप होता है, इसके बाद किसमें डेवलप होगा, एम्ब्रियो में होगा, और एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा, सीड बनेगा, और जो ओव्यूल्स है, ठीक है, उसका उससे क्या बनेगा, फ्रूट, ओवरी, ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा, ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा। तो इसको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है कि जो ओव्यूल्स है, क्या है, ओव्यूल्स है, इससे क्या बनता है, बीज बनता है, क्या बनता है, बीज बनता है, और जो ओवरी है, अंडाशय है, उससे क्या बनता है, फल बनता है, उससे क्या बनता है, फल। तो इसको हम इस तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो अलग 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 जो सेल है उसमें क्या हो जाता है, एक ओवम की जगह दो ओवम क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। यहाँ पे रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन में क्या होता है, महिला और पुरुष अलग अलग होते हैं, ठीक है, और महिला और पुरुष में, महिला और पुरुष में अलग अलग जननांग होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, जनन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो लोगों को दिख रहा होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें आप इसके जो अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये गर्भाशय है, और गर्भाशय के जो मुंह होता है उसको सर्विक्स कहा जाता है, ठीक है। तो यूट्रस, यूट्रस किसके लिए उत्तरदायी होता है, जो जब गर्भ धारण होता है तो उसमें जो बच्चे का 9 मंथ तक पालन पोषण है वहाँ इसमें होता है। तो इस तरह से हम इसके अलग अलग व्यूज जो है इसमें दिए गए हैं। इसमें फैलोपियन ट्यूब आप लोगों को दिख रही होगी। तो फैलोपियन ट्यूब के बाद यहाँ पे क्या है, दो ओवरीज है। दो ओवरीज का काम क्या होता है, अंडाणु का निर्माण करना होता है, और अंडाणु जैसे ही निर्मित होता है तो इंटरकोर्स के बाद क्या है, स्पर्म, स्पर्म इसमें क्या है, बहुत सारे जो स्पर्म्स इसके आसपास आ जाते हैं, तो उसमें से एक एग जो है, एक एग, ये ध्यान रखना, इसमें एक जो एग है इसमें वो क्या होता है, फर्टिलाइज होता है, और वह फर्टिलाइज एग फिर यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाता है, अपने यूट्रस, यूट्रस में। कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यूट्रस में शिफ्ट हो जाता है। उस फर्टिल यानी कि जाइगोट, जाइगोट फिर किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो का जो यहाँ पे जो इसमें एम्ब्लिकल कार्ड होता है उसके द्वारा जो है 9 मंथ तक इसमें क्या होता है, बच्चे का पोषण होता है। आफ्टर 9 मंथ इसमें क्या होता है, चाइल्ड बर्थ होता है। क्या होता है, चाइल्ड बर्थ। ये ध्यान रखना है आपने। आपको बताया है कि जो फीमेल पार्ट है इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है ओवरी। ओवरी क्या होता है, टू सॉलिड एग शेप्ड, एग के आकार की क्या होती है, यहाँ पे संरचना होती है। दे आर अटैच टू द यूट्रस बाय लिगामेंट, लिगामेंट के द्वारा ये यूट्रस पर क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और यह क्या है, काउंटर पार्ट ऑफ मेल टेस्टिकल। तो काउंटर पार्ट का मतलब यहाँ पर है जो मेल है उसमें टेस्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वृषण होते हैं, और महिला में क्या होती है, ओवरीज होती है। ओवरीज हैव टू मेन फंक्शन, इसके मेन फंक्शन क्या है, स्टोर एंड रिलीज द ओवा, ठीक है, एग सेल को रिलीज करती है। सम द ओवा डिसअपियर, अदर आर डोरमेंट अंटिल ईच इज राइपन एंड रिलीज आफ्टर प्यूबर्टी। तो जैसे ही प्यूबर्टी आती है वैसी क्या है, फीमेल में ओवम रिलीज होने, जिसको मंथली साइकिल कहा जाता है, यानी कि महीने में एक साइकिल ओवर रिलीज होने की होती है, ठीक है। 28 या 29 दिन किसी किसी में जो है ये साइकिल थोड़ा चेंज भी हो सकती है, उसके कई कारण होते हैं, लेकिन आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि ये ध्यान रखना है कि जो ओवा है वो जो है मंथली साइकिल के रूप में प्यूबर्टी के बाद जो है महिलाओं में सेक्रेट होते हैं, यानी कि निकलते हैं, ठीक है। और ओवरी का जो दूसरा काम है, यहाँ सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है, यानी कि एक प्रकार की ग्रंथि भी है, और ये सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो इसमें जो एस्ट्रोजन है और खास करके जो प्रोजेस्टेरॉन है, यह प्रेगनेंसी को सुरक्षित बनाए रखता है। इसके बाद है जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सेल है, ये ओवा होती है, ठीक है, ओवम होती है।
यहाँ ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट सेल होती है, यानी कि फीमेल बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ठीक है, अंडाणु होती है। क्या होती है? अंडाणु। इसको नोट कर लेंगे आप लोग। द फीमेल बेबी इज बोर्न विद ऑल द ओवा शी विल एवर हैव अबाउट 1 to 2.5 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख इन ईच एवरी। एक ओवरी में जो है कितने ओवा हो सकते हैं? 2 लाख। अबाउट 400 to 500 ओवा मैच्योर। इसमें से 400 से 500 जो अंडाणु हैं वो मैच्योर होके क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। ठीक है, ओवर ए लाइफ टाइम, एक पूरे जो है जीवन काल में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं जो एस्ट्रोजन है, इसका काम क्या है? एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। तो जैसे प्यूबर्टी का केस होता है कि किशोरावस्था जो है लड़कियों में आता है, तो यह एस्ट्रोजन होता है, यह उसके लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी जो लक्षण आते हैं बच्चों में। ठीक है, तो सेकेंड महिलाओं में सेकेंडरी लक्षण क्या है? वह है ओव्यूलेशन। ठीक है, अंडोत्सर्ग का। इसके बाद है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन बिल्ड अप द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस कॉल्ड द एंडोमेट्रियम इन द प्रिपरेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग। तो मैंने अभी कहा जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाहर क्या है? लाइनिंग पैदा कर देता है जिसको हम इंडोमेट्रियम कहते हैं, और जो प्रेगनेंसी होती है उसकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। अब है ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग में आप लोगों को ये देखना है व्हेन द एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। जब एग कहाँ से? ओवरी से रिलीज होता है, किस एज में? प्यूबर्टी की एज में। द ओवम मूव्स टू द सरफेस ऑफ द ओवरी इन द बस्ट आउट। यहाँ कहाँ? ओवरी के सरफेस में से क्या करता है? बस्ट यानी कि फूट जाता है, और क्या हो जाता है? यह फैलोपियन ट्यूब में आता है एंड वेट फॉर फर्टिलाइजेशन। फैलोपियन ट्यूब में आता है और जैसे ही इसको स्पर्म मिलता है वैसे ही क्या हो जाता है? फर्टिलाइज होता है। यह प्रत्येक 28 दिन में होता है। इट हैपन्स एट अबाउट द 14th डे ऑफ द साइकिल। यह साइकिल के 14वें दिन में होता है। ठीक है, तो ये इसमें की पॉइंट आपने याद रखना है। तो फैलोपियन ट्यूब अभी डायग्राम में मैंने बताया था, जो इस तरह की दो संरचनाएं थी उसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। तो 2 ट्यूब्स अटैच्ड इन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस, इस तरह से जो संरचना थी। दे आर अबाउट 4 इंचेस, 4 इंच तक की लंबी होती है और 3/16 इंच की डायमीटर होती है। ठीक है, द ओविडक्ट कैरी एग सेल्स टुवार्ड द यूट्रस, स्पर्म सेल टुवार्ड द एग सेल्स। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, यह यूट्रस के दोनों साइड अटैच होती है और 4 इंच तक की इसकी लंबाई होती है और 3/16 का डायमीटर इसका होता है। तो जो ओविडक्ट है कैरी एग सेल्स टुवार्ड द यूट्रस, यूट्रस की ओर क्या है? एग सेल्स को ले जाती है, और स्पर्म सेल्स को कहाँ? एग सेल की ओर ले जाती है, ताकि ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो सके। तो ये क्या है? एक यूनिक प्रोसेस है जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त ही कहेंगे हम इसको। ठीक है, जो कि क्या होती है? विशेष कंडीशन में होती है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द अपर थर्ड ओविडक्ट। ओविडक्ट के अपर पार्ट में जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या करती है? टेक प्लेस करती है, यानी कि होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्विक्स। तो यूट्रस का जो ओपनिंग पार्ट होती है, यानी गर्भाशय का जो ओपनिंग पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। ए नॉर्मल हेल्थी सर्विक्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। एक जो नॉर्मल सर्विक्स होती है वह शरीर की सबसे मजबूत क्या होती है? मसल्स होती है। इट डिप्स डाउन अबाउट हाफ इन इंच इनटू द वेजाइना में ये क्या होती है? आधा इंच तक डिप होती है। इट इज नॉर्मली प्लग्ड बाय म्यूकस, म्यूकस के द्वारा क्या होती है? प्लग्ड होती है। इट स्टे टाइटली क्लोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी में ये क्या हो जाती है? टाइट हो जाता है, और ताकि जो है प्रेगनेंसी क्या हो? मेंटेन बनी रहे। तो बट थिन एंड ओपन ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब डिलीवरी होती है तो यह पतली हो जाती है सर्विक्स, और क्या हो जाती है? ओपन हो जाती है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का यहाँ पे जो मतलब है, यह इसका जनन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन यूरेथ्रा का जो यहाँ पे काम है वह क्या है? यूरिन को आउटपुट करना, यूरिन को आउटपुट करना। अब है इसमें
क्लिटोरिस एक स्मॉल पी शेप्ड बम्प एट द फ्रंट ऑफ द लेबिया के सामने होता है। यह इसके पास जो है कुछ मात्रा में क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, और यह जो है सेक्सुअल प्लीजर देता है महिलाओं में, जिसको क्लोटेरिस कहते हैं। अब बात करते हैं हम वोमेन्स साइकिल। तो जो पीरियड्स होते हैं उसमें डे फर्स्ट में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। डे 5 में यूजुअली बंद हो जाता है। 1 से 4-5 दिन तक यह प्रक्रिया चलती है। डे 14 में जो ओवम है वो मैच्योर हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, और ओवरी में क्या करता है, बस्ट करता है। और डे 15 के 24 घंटे बाद क्या है, यह एक मैच्योर एग में डेवलप हो जाता है। और 26 इन द डे 26 में अगर इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यह ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप होने के कारण इंडोमेट्रियम की लाइन को क्या कर देगा, ब्लास्ट कर देगा, तोड़ देगा, और साथ में क्या हो जाएगा, डे 28 यानी कि 28वें दिन यह क्या है, एक रक्त जिसको रजो स्राव या मेंस्ट्रुएशन जिसको कहा जाता है, तो मेंस्ट्रुएशन प्रारंभ हो जाता है 28वें दिन। तो इसको इस तरह से हमने समझना है। और परीक्षा की दृष्टि से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही महत्वपूर्ण है। अधिकांश ईयर्स में हमने देखा है कि इसमें डायग्राम आता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्या है, एक सेक्सुअल ऑर्गन है। किसमें पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। और इंटरकोर्स और यूरिनेशन रिप्रोडक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसको हमने इस तरह से समझना है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें जो इसके जो अलग अलग पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं, ये टेस्टिकल्स हैं, टेस्टिस हैं, वृषण है, इनकी संख्या 2 होती है। अब यह शरीर के अंदर भी हो सकते थे, लेकिन यह शरीर के बाहर लटके हुए रहते हैं। इसका ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या होता है, तापमान कम होता है, और तापमान कम होगा तभी जो स्पर्म है वह जीवित रह पाएगा। तो ये क्या है, एक नेचुरल इसका हैबिटेट हम कहेंगे यहाँ पे। तो इसको जो है हमने बाहरी खोल को हम स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, जब जो सीमेन है, सीमेन निकलता है तो उसमें क्या है, तरल पदार्थ डालती है, और साथ में जो यूरिन का जो यूरिनेशन का जो पार्ट है उसको बंद कर देता है, ठीक है। इसके बाद है, ये है इजैकुलेटरी डक्ट, और ये है ऊपर सेमिनल वेसिकल। ये ऊपर यहाँ पे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें यूरिन इकट्ठा होती है, ठीक है। और ये जो है, ये तो रेक्टम है इधर से। तो यहाँ भी हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे एक नली जा रही है जिसको शुक्र वाहिनी कहते हैं। यानी कि यहाँ शुक्र यानी कि स्पर्म बनते हैं, और स्पर्म के द्वारा शुक्र वाहिनी के द्वारा यह कहाँ, यहाँ तक जाते हैं स्पर्म, और यहाँ से फिर इसमें सीमेन जो लिक्विड तरल निकलता है उसके साथ मिलकर के जब इंटरकोर्स होता है तो इसके द्वारा यह सीधे आगे निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो स्पर्म है वह ट्रेवल करते हैं। तो स्क्रोटम, अभी मैंने कहा, इसको स्क्रोटम जो है बाहरी भाग है जिसमें जो टेस्टिस है वो लटके हुए रहते हैं। तो जो टेस्टिस है ये भी क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, ठीक है। यह स्क्रोटम के अंदर शिफ्ट होता है। यहाँ मेल सेक्स ग्लैंड है, ठीक है। ये यहाँ क्या होती है, आउटसाइड द बॉडी होती है। क्यों होती है कि स्पर्म दैट मैन्युफैक्चर इन टेस्टिस नीड कूलर देन बॉडी, यानी कि बॉडी के तापमान से उसको ठंडा होना चाहिए, इसलिए वह ग्रोथ और डेवलप कर सकता है। दे आर काउंटर पार्ट, महिलाओं में अंडाशय होता है, महिलाओं में क्या होती है, ओवरी होती है, ठीक है। तो पुरुषों में क्या होता है, टेस्टिस, यानी कि टेस्टिस वृषण होता है, ठीक है। तो महिलाओं में अंडाणु बनता है और पुरुषों में इसमें शुक्राणु बनता है। पुरुषों में क्या बनता है, शुक्राणु। ये कहाँ बनता है, वृषण में। कहाँ बनता है, वृषण में। अब इसके बाद करते हैं द पिल यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि गर्भ धारण को कैसे रोकें। भारत एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या पूरे विश्व में सर्वाधिक है। तो यहाँ पर बात आती है कि हम जो गर्भ धारण है उसको कैसे हम रोक सकते हैं।
यहाँ पे क्या है, हार्मोनल मेथड दैट कंटेन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन प्रिवेंट द रिलीज ऑफ मैच्योर एग। यहाँ क्या करता है, मैच्योर एग को रिलीज होने को क्या करता है, रोकता है। थिकन सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है और लाइनिंग को यूट्रस लाइनिंग को चेंज कर देता है। ठीक है, और यह क्या है, एक गर्भधारण को रोकने का एक क्या है, केमिकल मेथड है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो गर्भ निरोधन की दूसरी युक्ति है वह है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि IUC जिसका नाम है, इसको याद कर लेना, परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो IUC क्या है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो टी शेप्ड की क्या होती है, एक डिवाइस होती है ये, इसमें क्या होती है, कॉपर का एक तंतु होता है, ठीक है, तांबे का एक तंतु होता है, ठीक है, इस तरह का। तो इसको जैसे हम क्लोज करेंगे तो यहाँ से इसको इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं और ये क्या है, यूट्रस में इस तरह से रहता है। तो इसका मेन काम होता है कि इसमें जो भी स्पर्म आएगा वो इसको क्या कर देगा, किल कर देगा, मार देगा इसको। ठीक है, और जिससे कि क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर गर्भधारण नहीं होगा। तो ये है, इसको कॉपर टी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, कॉपर टी। अब है हार्मोनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो साइड इफेक्ट होते हैं जो हार्मोनल मेथड है ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ ऑन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन। इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, मूड बदल सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, हेडेक हो सकता है। तो ये कुछ ये हो सकते हैं। अब है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, कैन बी टेक अप टू 5 days आफ्टर इंटरकोर्स। तो जैसे क्या होता है, इंटरकोर्स के बाद अगर फर्टिलाइजेशन को यानी कि गर्भधारण को रोकना है तो उसके बाद इसको प्रिवेंट करने के लिए हम, जो हमारे पास क्या होती है मार्केट में, अनवांटेड 72 आईपिल नाम से जो दवाइयाँ आती हैं उनका यूज कर सकते हैं। बैरियर का यूज कर सकते हैं, यानी कि ऐसा बैरियर लगा देंगे जिससे क्या होगा, स्पर्म ओवम के साथ मिलेगी ना, तो उससे भी कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा। तो खास करके यहाँ पे हम कंडोम की बात करते हैं, ये मेल कंडोम और फीमेल कंडोम दोनों प्रकार के होते हैं। सर्जिकल मेथड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है। तो सर्जिकल मेथड के द्वारा हम क्या है, गर्भाधान कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, हमारी फैलोपियन ट्यूब्स है। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब्स है, तो इस फैलोपियन ट्यूब को हम क्या कर देंगे, सर्जरी के माध्यम से इसमें क्या कर देंगे, कट लगा देंगे या इसको टाइट बांध देंगे। ठीक है, कट लगा देंगे या टाइट बांध देंगे। तो इससे क्या होगा, जो स्पर्म है वो ओवम से नहीं मिल पाएगा। तो ये परमानेंट मेथड है, ये एक बार हो गया तो दोबारा फिर उस महिला में जो है उस महिला में गर्भधारण होने नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, अब है बंध्याकरण। तो पुरुषों में बंध्याकरण की प्रोसेस अपनाई जाती है। ठीक है, या इसको वेसेक्टोमी भी कहा जाता है, स्टेरिलाइजेशन, बंध्याकरण। तो इसमें क्या करते हैं, ये जो वास्ट डिफरेंस है, शुक्र वाहिनियां हैं, इनको हम क्या कर देते हैं, इनकी नसबंदी कर देते हैं, या तो सर्जरी से या तो फिर कोई ऐसे यंत्र से क्या कर देंगे, इनको ब्लॉक कर देंगे दोनों साइड। अगर ये ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा, जो स्पर्म है वो रिलीज ही नहीं होगा। वो क्या होगा, रिलीज ही नहीं होगा। तो जब स्पर्म ही रिलीज नहीं होगा तो गर्भाधारण होगा ही नहीं। तो यहाँ क्या है, ये भी क्या है, परमानेंट मेथड है। ठीक है, तो बच्चों इस पार्ट में मैंने कोशिश करी है कि आपको जो जनन है उसके बारे में जो मेन जानकारी है परीक्षा के दृष्टि से वो आप लोगों को बताया जाए। और टॉपिक वाइज अगर आप इनको याद करते हैं तो निश्चित ही आपको परीक्षा में इसका फायदा मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने दोस्तों को, जो भी बोर्ड परीक्षार्थी हैं, जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ठीक है, थैंक यू। रिलेटेड कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अलैंगिक जनन में संतति होती है, बिल्कुल लैंगिक हो या अलैंगिक हो, संतति समान ही होगी। दूसरा क्वेश्चन है, हाइड्रा में जनन की विधि है, तो हाइड्रा में बडिंग होता है,
मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। लैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या है? लैंगिक जनन की वजह से ही आनुवंशिक विविधता आती है। परागण का अर्थ है परागण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को ही परागण कहते हैं। ईस्ट में जनन किस विधि से होता है? तो ईस्ट में भी जनन बडिंग से होता है, कली बनना। नर जनन कोशिका कहलाती है शुक्राणु, मादा जनन कोशिका कहलाती है अंडाणु। डीएनए की प्रतिलिपि बनना आवश्यक है क्योंकि आनुवंशिक जानकारी स्थानांतरण के लिए। वनस्पति या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का उदाहरण है आलू की आँख। इसके बाद जो कुछ हेल्थ रिलेटेड एमसीक्यू है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इसमें पहला क्वेश्चन है किशोर अवस्था की आयु लगभग होती है 10 से 19 वर्ष। HIV किससे संबंधित रोग है? तो यह प्रतिरक्षा तंत्र संबंधित रोग है। HIV फैलता है तो HIV संक्रमित रक्त से या रक्त से किसी भी विधि से मिलना, संक्रमित रक्त से, यहाँ पे राइट आंसर है इसका। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ परिवार और जनसंख्या नियंत्रण। गर्भ निरोधक का उपयोग क्यों किया जाता है? अनचाहे गर्भ से बचाव के लिए। निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? तो इसमें एड्स जो है यौन संचारित रोग है, तो एड्स का आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद है सुरक्षित मातृत्व के लिए आवश्यक है संतुलित आहार, चिकित्सीय देखभाल और स्वच्छता। मासिक धर्म किससे संबंधित है? जनन तंत्र से संबंधित, मादा जनन तंत्र से संबंधित। जनन स्वास्थ्य जागरूकता का मुख्य लाभ है स्वस्थ समाज। तो थैंक यू। और वीडियो को जो है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।